नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हाल ही में अभी नया वैकेंसी आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा। अब इसमें दो तरीके के पेपर होंगे। खुली सीधी भर्ती जिसको ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा जो पेपर है वो है आपका परिसीमित सीधी भर्ती जिसको 12th पास वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का सिलेबस सेम है, और पार्ट 1 का जो सिलेबस है, जैसे दोनों का आप सिलेबस देखेंगे उसमें भाग 1 लिखा हुआ है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो खुली सीधी भर्ती में ये 40 नंबर का आएगा, और परिसीमित सीधी भर्ती में ये 120 नंबर का आएगा। तो हम आपको ऐसे तैयारी करवाएंगे कि आप दोनों ही पेपर आराम से दे पाए, मतलब बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अगर आपसे 120 नंबर के भी क्वेश्चन आए तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए, इस तरह की क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पार्ट 1 है वो आप चाहे तो अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के बारे में पूरा डिटेल आपको अलग से एक वीडियो में बता दिया जाएगा। ये जो वीडियो है आप डेमो के तौर पे हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ये जो हमारा क्लास है ये जो है पेड क्लास का हिस्सा रहेगा। ठीक है, सीजी महिला परीक्षा के एग्जाम का कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। और ये जो पैकेज है वो हमारे एप्लीकेशन में 14 दिसंबर को, डेट याद रखेंगे, 14 दिसंबर को रात को 8 बजे ये एप्लीकेशन में लॉन्च होगा। एप्लीकेशन का नाम है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो। इसमें आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ मिलेगा, जैसे कि ये पीडीएफ है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा। तो इसके क्या क्या बेनिफिट रहेंगे क्लासेस के, एक तो आपको डेमो मिलेगा, जैसे ये क्लास आप डेमो के तौर पे देख रहे हैं। अनलिमिटेड व्यूज़ रहेगा, वीडियो को आप जितने बार चाहे ओपन कर सकते हो, पीडीएफ को जितने बार चाहे आप देख सकते हो। ठीक है, और 24 घंटे देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रॉपर टाइम में आकर देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग वर्किंग रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे भी रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, तो आप ऑफलाइन वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो चैट एप्लीकेशन के अंदर चैट का सपोर्ट रहता है, वहाँ पे भी आप अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9399958991। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है। आप इसमें मैसेज या कॉल करके कोई भी दिक्कत रहेगा तो पूछताछ कर सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस की हम बात करें तो इस कोर्स को दो तरीके से हम लॉन्च करेंगे। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको सिर्फ पार्ट 1 का सिलेबस चाहिए। ठीक है, मतलब महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, इसका जो है पैकेज चाहिए। तो इसका जो प्राइस है विथ जीएसटी, अलग से आपको जीएसटी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। कंप्लीट जो प्राइस रहेगा वो 1250 रुपये के आसपास रहेगा। 1250 ये जो प्राइस है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 14 दिसंबर को एग्जैक्ट 8 बजे ये एप्लीकेशन पे शो होगा, तो आपको क्या करना है, रात को 8 बजे 14 दिसंबर को ही ज्वाइन करना है। तो अगर आप 14 दिसंबर को ज्वाइन करते हैं तो ये जो कोर्स है सिर्फ 999 रुपये में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए, मतलब इसमें जितने भी भाग हैं, भाग 1 से लेकर आपका भाग 5 तक, ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। तो ये जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको 3500 रुपये इसका प्राइस रखा गया है, लेकिन ये सिर्फ 2500 रुपये में मिल जाएगा अगर आप 14 दिसंबर को रात को 8 बजे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्ड एक वीडियो हम अलग से बना देंगे। उसमें आपको दिखाया जाएगा कि एप्लीकेशन के अंदर जाकर भी आप डेमो कैसे देख सकते हैं और पेमेंट वगैरह कैसे कर सकते हैं, पेमेंट करने के बाद कैसे दिखेगा। जो पूरी जानकारी होगी वो आपको अलग से एक ट्यूटोरियल वीडियो में दे दिया जाएगा। यूट्यूब में भी हम वो वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का क्लास। टॉपिक है जैसे कि हमने आपको बताया था, सबसे पहला अगर आप सिलेबस देखेंगे भाग 1 का, उसमें लिखा हुआ है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ICDS के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो अभी मार्केट में इससे रिलेटेड बहुत सारे बुक आए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो मतलब बहुत फालतू की चीज़ें हैं। अभी क्या है, एकदम से ये वैकेंसी आया और ज़्यादा लोगों ने एनालिसिस नहीं किया है, एकदम बुक में कुछ भी जो भी मिल रहा है वो छाप दिए। तो मैं तो बोलूँगा अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोई भी अननेसेसरी बुक मत लीजिएगा। ठीक है, आपके पास टाइम भी बहुत कम है, मुश्किल से 40-45 दिन है, तो जितना पढ़ाया जा रहा है हमारे द्वारा उतना ही पढ़िए, सफिशिएंट है ना। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको अलग कोई वीडियो या बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम पढ़ाएंगे वो सफिशिएंट होगा, तो उसी तरीके से आप फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के भी वीडियोस मैंने देखे हुए हैं,
तो मतलब अननेसेसरी चीज़ों को वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है जो आता ही नहीं है और जो सिलेबस से भी बहुत हट के चीज़ें आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप ये डेमो देखेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि पिछले साल जब इसका एग्ज़ाम हुआ था तो किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, और उसके साथ साथ हमारे द्वारा भी कुछ एमसीक्यूज बनाए गए हैं आज के क्लास से आधारित, वो सब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद आप, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है। इसको कब प्रारंभ किया गया था, देखिए एक एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर करके बताऊंगा कि क्या क्या आपको बहुत गौर से सुनना है, याद रखना है। 2 अक्टूबर 1975 याद रखना। 2 अक्टूबर कैसे याद रख लेंगे, महात्मा गांधी के जन्म से याद रख लेंगे। 2 अक्टूबर 1975 को इसको प्रारंभ किया गया, इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना का जो नोडल एजेंसी है, मतलब मंत्रालय जिसके द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन होता है, वो है महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के बारे में भी आज बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और छत्तीसगढ़ राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस योजना से संबंधित है। देखिए एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत भी बहुत सारे स्कीम्स है जिसके द्वारा बच्चों को और महिलाओं को लाभ दिया जाता है। तो एक एक करके उन योजनाओं को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1975 को इसे शुरू किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा उनके संवैधानिक हितों के संरक्षण एवं संवर्धन। सर्वांगीण विकास मतलब उनका पूरी तरीके से विकास किया जा सके, ठीक है। उनके पोषण से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सब चीज में ध्यान दिया जाना चाहिए। इस योजना का ये उद्देश्य है, ठीक है। मतलब किनके बारे में हम बात कर रहे हैं, महिला और बच्चों के बारे में। याद रखेंगे महिला और बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। संवैधानिक हितों के संरक्षण और संवर्धन, जो भी उनको संवैधानिक हित दिया गया है उनका हम संरक्षण करें, संवर्धन करें, ये इस योजना का उद्देश्य है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। तो महिला एवं बाल विकास गठन करने का मेन उद्देश्य ही था बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उनके हितों की रक्षा करना। अब ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसके द्वारा ही बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि एकीकृत बाल विकास योजना भी इसी का हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम एवं योजनाएं किए जा रहे हैं जिससे महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। तो इस योजना का नाम है एकीकृत, या कहीं कहीं पे समेकित लिखा रहता है, ठीक है। तो शब्दों में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। और कई बार तो आप एग्जाम में देखेंगे एकदम शॉर्ट में ICDS भी लिख देगा। कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें सिर्फ ICDS लिखा हुआ है, तो एकदम रट लेना। ICDS मतलब एकीकृत बाल विकास सेवा योजना या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये जो है विभाग की, किसकी, महिला एवं बाल विकास विभाग की फ्लैगशिप मतलब सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योजना है, जिसके द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, जो कि हमने देखा 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया। तथा कार्यक्रम के विस्तार की दृष्टि से ये इतना बड़ा कार्यक्रम है कि पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया। पूरे विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजना। जैसे आप अपने जो देश का पॉपुलेशन भी देखेंगे तो चाइना के बाद सेकंड नंबर में हम ही हैं। तो चाइना में भी इस तरीके से जो चीज़ें नहीं हो रही, इसलिए ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम बन गया है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं के अंतर्गत गर्भवती शिशुवती महिलाएं एवं 6 वर्ष आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति के सुधार हेतु सेवाएं प्रदान की जाती है। मतलब जो प्रमुख लाभार्थी कौन कौन है, ये 3 जो पॉइंट्स है वो याद रखना। इसके जो लाभार्थी वो है गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली, जिसको लैक्टेटिंग भी कहा जाता है, तो स्तनपान कराने वाली महिलाएं, और 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे, ठीक है। ये प्रमुख लाभार्थी हैं, ठीक है। आपको याद रखना है गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे को इनका लाभ मिलता है। मतलब इस योजना का लाभ उनको दिया जाता है। इस योजना के उद्देश्य के बारे में और डिटेल से हम पढ़ते हैं। 0 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। देखिए
1975 से पहले भी और अब तक भी जैसे कि समस्या है, कुपोषण की समस्या और बच्चों की एजुकेशन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, तो उस समय देखा गया कि इस समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आंगनबाड़ी के माध्यम से रेडी टू ईट भोजन दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। जब वो माता जो है स्वस्थ रहेंगी तभी उनके द्वारा जो बच्चे होंगे वो भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो मेन जो इसका उद्देश्य था, वो गोल था है, वो क्या है? पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, किसी को भी कुपोषण ना हो इस बात का ध्यान रखना। बच्चे की उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना। ठीक है, बच्चों को अगर सही तरीके से टीका लगाया जाएगा, सही तरीके से उसके खान पान का देख रेख किया जाएगा तो क्या है, उसका शरीर ठीक रहेगा। ठीक है, उसका सामाजिक विकास किया जाएगा शिक्षा के माध्यम से और मनोवैज्ञानिक विकास किया जाएगा। ठीक है, उसकी मानसिक क्षमता का विकास किया जाएगा। इन सारे उद्देश्यों के बारे में लिखा हुआ है। मृत्यु दर, विकृति जैसे दिव्यांग हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कमी के कारण ये सारी चीज़ें होती है, तो उन कमियों को दूर करना। ठीक है, मृत्यु दर, विकृति, कुपोषण और स्कूल छोड़ने जैसी जो समस्याएं हैं इसको कम करना। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति का मतलब योजना ही हो गया, और कार्यान्वयन नीति और कोई भी अन्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वयन को प्राप्त करना, मतलब सही तरीके से उनके कार्यान्वयन की देखरेख करना। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करना। ठीक है, अब जितनी भी योजनाएं एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत भी जितने भी कार्यक्रम हैं और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी के माध्यम से ही होता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना करना भी इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाना। अगर आप माँ की क्षमता को बढ़ाते हैं तभी जो बच्चे जो जन्म लेंगे वो स्वस्थ होंगे। बच्चों को साल के 300 दिनों में 500 कैलोरी की ऊर्जा और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा माताओं को 600 कैलोरी की ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देना भी इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। अब सेवाएं इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मिलती हैं और किसके द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं ये हम देखेंगे। तो सेवा प्रदान कौन करता है, ये तो सब कुछ सेम है, एक ही बार में आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी जो सहायक सहायिका होते हैं उसके माध्यम से सेवा प्रदान किया जाता है। तो अब सेवा क्या क्या है ये हम देखेंगे और किन किन को ये सेवा मिलता है वो हम देखेंगे। तो पहला है पूरक पोषण। 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। ठीक है, तो ये जो लक्ष्य समूह है यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लक्ष्य समूह ये यही है, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं। ठीक है, तो इनको क्या क्या सेवा मिलता है इस योजना के माध्यम से? पूरक पोषण, मतलब जो भी उचित आहार है ये इनको दिया जाएगा। पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा, मतलब जैसे कि जो औपचारिक शिक्षा है जैसे क्लास 1 से शुरू हो जाता है, 6 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको स्कूली शिक्षा प्रदान किया जाता है। लेकिन उससे भी पहले जिसको हम अनौपचारिक या गैर औपचारिक कहें, तो इनकी शिक्षा का बंदोबस्त भी इस योजना के माध्यम से किया जाता है। तो इसका एज ग्रुप याद रखना, 3 से 6 साल के बच्चे जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं उनका एज कितना रहता है? 3 से 6 साल ही रहता है। ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो दोनों हैं वो इसका जो लक्ष्य समूह वो अलग है। जैसे कि आपको तो आंगनबाड़ी के बच्चों के हिसाब से ये याद रख लेना कि 3 से 6 साल के बच्चे, और पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा ये अलग से एक ग्रुप है महिलाओं का। 15 से 45 साल की महिलाओं को पोषण सुरक्षा दिया जाता है और स्वास्थ्य शिक्षा भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं, ये जो है लक्ष्य समूह इसका सबका सेम ही है। तो इस टेबल को आप याद रखने की कोशिश करिएगा। सेम टेबल है, एक बार आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेवाएं हैं
मुख्य रूप से ये 6 सेवा है ना। इस 6 सेवा को आपको याद रखना है। क्या क्या है? टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं में आंगनबाड़ी केंद्र के सेवा क्षेत्र के 0 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, इनको जो है सेवाएं दी जाती है। पूरक पोषण आहार सेवा दिया जाता है। स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा और शाला की पूर्व शिक्षा। शाला की पूर्व शिक्षा का ये जो वर्ष है आप याद रखना, 0 से 6 वर्ष, ये 3 से 6 वर्ष, ये जो है पूछा गया था जब एग्ज़ाम आया था। और ये भी पूछा गया था कि किस वर्ग के महिलाओं को पोषण एवं शिक्षा के ग्रुप में रखा गया है, तो 15 से 45 साल की महिलाओं को। तो ये भी आप याद रखना, ये जो एज ग्रुप है ये दोनों ही एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जो प्रमुख सेवाएं हैं वो हैं पूरक पोषण। एक बार इंग्लिश में भी मैं इसको बता देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा समझ आ जाए। पूरक पोषण मतलब सप्लीमेंट्री फूड हो जाता है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन हो जाता है। रोग प्रतिरक्षण मतलब जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जैसे अभी हाल में कोरोना वगैरह आया था तो कहा जाता था कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है वो कोरोना से सही तरीके से लड़े, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना। इम्यूनाइजेशन जिसको बोलते हैं, है ना। नियमित रूप से बच्चे की जांच करना, बच्चों का सही तरीके से बड़ा होना, मतलब सही तरीके से बच्चे बड़े हो रहे कि नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर देख रेख करना, मतलब ग्रोथ मॉनिटरिंग करना। अनौपचारिक शिक्षा जैसे आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाता है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित सलाह देना, शिक्षा देना और परामर्श सेवाएं। अगर महिलाएं कुछ परामर्श लेने आती हैं तो उनको सही तरीके से सुझाव दिया जाना। इस योजना का ज़्यादातर जो क्रियान्वयन होता है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से ही किया जाता है। ये जो फैक्ट है वो आप अच्छे से याद रखेंगे। इस योजना का जो क्रियान्वयन है, ICDS योजना का क्रियान्वयन है वो ज़्यादातर आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाता है। रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित और स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के दायित्व, तो जो हमने उद्देश्य देखा था यही सेम चीज़ इसके दायित्व में भी लिखा है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा वो भी हम देख लेंगे। प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना महिला एवं बाल विकास विभाग का दायित्व है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बचाना। ठीक है। महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम तथा जागरूक बनाना। मतलब महिलाओं के लिए योजना तो चल रहा है लेकिन महिलाओं को उस योजना के बारे में पता ही नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि आपके लिए ये योजना है, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा तो आप इस तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो उनको सक्षम बनाना, उनको जागरूक बनाना। प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाएं के क्रियान्वयन में समन्वय की भूमिका निभाना। मतलब जो भी क्रियान्वयन होगा उसको सहभागिता करना, सही तरीके से समझाना। महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय। मतलब अगर आप मोटा मोटी ये देखेंगे, अच्छे से अगर समझेंगे तो आपको याद रखना है 0 से 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिला और जो स्तनपान कराने वाली महिला है, इनको ही सबसे ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है। ICDS योजना के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन, ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ था। देखिए जो मॉनिटरिंग समिति है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो लोग हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। तो मॉनिटरिंग समिति में आप क्या क्या याद रखेंगे, एक सीक्वेंस है, राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर आंगनबाड़ी स्तर पर। इन सारे स्तर पर ICDS योजना का मॉनिटरिंग किया जाता है। ये क्वेश्चंस एक बार आया था। ठीक है। तो स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग कौन करता है, चीफ सेक्रेटरी, जिसको हम मुख्य सचिव कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग कौन करवा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। तो जिला अधिकारी। और ब्लॉक लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी का अगर जो हेड देखें तो वो कौन है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट।
और आंगनबाड़ी लेवल पर जो मॉनिटरिंग करेंगे वो सीडीपीओ या फिर सुपरवाइजर्स, तो ये जो है आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता वो मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो पांचों एक चैन है, आपको याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और आंगनबाड़ी स्तर पर। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़, जैसे कि केंद्र में हमने देखा महिला एवं बाल विकास विभाग है, तो उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन जो है महिला एवं बाल विकास की स्थापना की गई थी। इसी से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी महिला एवं बाल विकास विभाग का स्वतंत्र रूप से गठन किया हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इससे संबंधित भी आया था, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम ICDS योजना कहाँ शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम ICDS योजना जो है बस्तर में शुरू किया गया। अगर बस्तर ऑप्शन ना आए तो तोकापाल भी आप याद रख सकते हैं, बस्तर में शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग का गठन दिनांक 24 मार्च 2001 को किया गया। ये डेट आप याद रख सकते हैं। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यान्वयन में जो है वो सहूलियत हो, इसके लिए बहुत सारे आयोग का भी गठन किया गया है। उसमें से एक आयोग आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, जिसका गठन 24 मार्च 2001 को किया गया। ये डेट याद रखेंगे, 24 मार्च 2001। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए, अगर महिलाओं पर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, ठीक है, तो इन सारे शोषणों का, अत्याचार का जल्द से जल्द समाधान हो, त्वरित कार्रवाई मतलब जल्द से जल्द समाधान हो, इसके लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। जो महिला आयोग है, इसका गठन क्यों किया गया है? अगर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उस महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो उनका समाधान जल्दी से जल्दी किया जा सके, इसी के लिए छत्तीसगढ़ में महिला आयोग का गठन 24/3/2001 मतलब 24 मार्च को किया गया। प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, छत्तीसगढ़ में बच्चों के जितने भी अधिकार हैं उसके संरक्षण के लिए एवं बाल कल्याण हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग का भी गठन किया गया। इसका गठन 16 जून 2010 को किया गया। तो ये सारे जो डेट है आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड, अब एक तरह का, जैसे हम दो आयोग पढ़े उस तरह का एक बोर्ड है राज्य समाज कल्याण बोर्ड। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभागिता एवं समाज कल्याण गतिविधियों में बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मतलब जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं उसमें महिलाओं की भी हम भागीदारी देखना अगर चाह रहे हैं, ठीक है, उनकी जो भी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना चाह रहे हैं, इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त टोटल 18 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। अब इसमें से जो 9 सदस्य होते हैं वो राज्य के द्वारा तथा 9 सदस्य जो है वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो 18 में आप 2 भाग में बांट लेना, 9 जो है राज्य द्वारा और 9 जो है वो केंद्र के द्वारा। तो आप याद रखेंगे 9 राज्य के द्वारा और 9 जो है केंद्र समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का ही होता है तथा अध्यक्ष के साथ ही बोर्ड का कार्यकाल समाप्त माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड के संचालन के लिए 50% राशि केंद्र समाज कल्याण बोर्ड से तथा 50% राशि राज्य द्वारा राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये बोर्ड बनाया गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 18 सदस्य होते हैं। उसके बाद 18 में आपको क्या याद रखना है कि 9 जो है वो राज्य के द्वारा चुना जाता है और जो 9 जो है वो केंद्र के द्वारा, मतलब जो सदस्य होते हैं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। अब इसमें जितना भी खर्चा आता है, छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड के संचालन में जितना भी खर्चा आता है, तो जिस तरीके से इसको 2 भाग में बांटा गया उसी तरह से खर्चों को भी 2 भाग में बांटा गया है। 50% राज्य सरकार देगा और 50% केंद्र सरकार देगा।
तो हमने क्या क्या देखा, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो प्रमुख आयोग है उसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। हमने देखा कि इसके कार्यान्वयन के लिए जो आयोग बनाया गया है, इसके मतलब सही तरीके से संचालन हो सके, इसके लिए कौन कौन सा आयोग बनाया गया है। एक तो है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, जिसका गठन 24 मार्च 2001 में किया गया। दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसका जो गठन है वो 16 जून को किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड याद रखेंगे, और एक छत्तीसगढ़ महिला कोष भी आप याद रख लेंगे। इसके अलावा विभाग के अधीन अन्य संचालित संस्थान भी है। अब ये संस्थान कहाँ कहाँ संचालित है ये भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहला जो संस्थान वो है क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान। ये कहाँ कहाँ पे राज्य में संचालित है, बिलासपुर, जगदलपुर में ये 2 जगह संचालित है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ पढ़ा होगा तो छत्तीसगढ़ का मैप आपको पता होगा, तो जितना भी मैं बता रहा हूँ आप मैपिंग कर लेना। यहाँ पे एक बिलासपुर बना लेना, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक जगदलपुर बना लेना, ठीक है। अब आप इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान। तो जो जितना भी हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं उसका आप मैपिंग कर लेना, ठीक है। मैपिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो याद रहेगा, रिवीजन में आसानी होगा। फिर अगला है नारी निकेतन, ये है रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा, सबका आपको मैपिंग करना है जैसे मैंने आपको बताया। शासकीय बाल संरक्षण गृह रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग में संचालित है, और झूलाघर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में संचालित है। मातृ कुटीर बिलासपुर और राजनांदगांव में संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विकास सेवाओं का विस्तार अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से कब कब क्या क्या योजना आई, कितने कितने आंगनबाड़ी केंद्रों का और कितने कितने आंगनबाड़ी मिनी केंद्रों का धीरे धीरे विकास हुआ। ICDS कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सुदूर अंचलों में स्थित बसाहटों में भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। सुदूर अंचलों का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप दूरस्थ क्षेत्रों में देखेंगे जहाँ पहुँचना कठिन होता है, जंगल हो गया, घाटियों का जो जगह हो गया, तो वहाँ पर भी अब आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं चरणबद्ध तरीकों से, और योजनाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक टेबल, ये जो फ्लो चार्ट है उससे पढ़ लेंगे। राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत परियोजनाओं एवं केंद्रों की स्थिति। अब छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व की स्वीकृति हम देखेंगे। आपको ये पहला याद रख लेना है, छत्तीसगढ़ गठन के पहले, और जो एकदम लेटेस्ट है वो याद रख लेना है। तो गठन की पूर्व की स्थिति हम देखें तो बाल विकास परियोजना कितना संचालित था उस समय, 152 आंगनबाड़ी केंद्र 20,289, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 836, ठीक है। अब ये जो डेटा है ऑफिशियल PDF से हमने निकाला हुआ है, तो जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2019-20 के हिसाब से स्थिति, ये कुल स्वीकृति है ना, कुल स्वीकृति अगर हम देखेंगे 2019-20 के हिसाब से, तो यहाँ पे बाल विकास योजना 220, आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे हम देखेंगे 46,660, और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र देखेंगे तो 5,814, ठीक है। तो ये 2019-20 के रिपोर्ट के हिसाब से ये डेटा चाहें तो आप याद रखें, है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं उसके बारे में देख लेते हैं, कौन सचिव है, कौन संचालक है, ये हम देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो भारत साधक मंत्री मतलब सिंपली अगर आपको महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के मंत्री कौन है ये भी पूछा जा सकता है, या फिर भारत साधक मंत्री ये भी पूछा जा सकता है। तो नाम आपको याद रखना है, श्रीमती अनिला भेड़िया, ठीक है। और सचिव हैं श्रीमती शहला निगार, संचालक श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, उप सचिव और यहाँ पे अपर सचिव, इन सब का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये अपना श्रीमती अनिला भेड़िया, ठीक है। अगला है समेकित बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत पूरक पोषण आहार एवं किशोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था। तो पहला ICDS के हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार, किस तरीके से पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है एक बार हम पढ़ लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं हाईलाइट करूंगा, वो चीज़ आप और अच्छे से याद रखना। प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से
ये आपको याद रखना है बिल्कुल। कहाँ से संचालन होता है? आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से दी जाने वाली 6 सेवाएं, जैसे हमने टेबल के माध्यम से शुरुआत में पढ़ा कौन कौन से 6 सेवाएं हैं, वो हमने देखा कि टीकाकरण हो गया, पूरक पोषण वगैरह हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गया। ऐसे 6 सेवाएं में से पूरक पोषण आहार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूरक पोषण जो आहार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि कुपोषण वगैरह हो गया, तो क्या पूरक पोषण मतलब इंस्टेंट सॉल्यूशन एक तरह से समझिए। जैसे आप पाउडर के माध्यम से आंगनबाड़ी में क्या है, दलिया वगैरह मिलता है, ठीक है, तो उससे क्या है, इंस्टेंट सॉल्यूशन होता है। पूरक पोषण जो भी कमियां रहती है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सकता है। जैसे ORS का घोल हो गया, वो भी एक सप्लीमेंट्री है, तबीयत आपका खराब हो गया तो उसको दिया जाता है। तो ऐसे पूरक पोषण का जो है व्यवस्था किया जाता है जिससे कुपोषण को दूर किया जा सके। भारत शासन द्वारा पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में दिए गए वित्तीय एवं पोषण मापदंडों के अनुसार भारत सरकार जो है वो बताता है कि किस किस मापदंड में और किस किस नियम से जो है पूरक पोषण आहार का वितरण किया जाना है। ठीक है, तो भारत सरकार के मापदंडों के हिसाब से ही किया जाता है। प्रदेश में ICDS अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित पूरक पोषण आहार व्यवस्था में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रभावशील है। तो इस जो एक दो अधिनियम है ये प्रभावशील है, आपको याद रखना है। हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। हितग्राहियों को प्रदान किए जा रहे पूरक पोषण आहार का विवरण निम्न अनुसार है। पहला है 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को किस तरीके से आहार का वितरण किया जाता है, ये हम देखेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ साथ नाश्ता भी दिया जा रहा है। इन बच्चों को मुख्यमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत, ये योजना, ये नाम याद रखना, आगे की क्लासेस में हम बहुत सारी योजनाओं को डिटेल से पढ़ेंगे ही। तो मुख्यमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से प्रत्येक बुधवार को, दिन याद रखना, प्रत्येक बुधवार को ये लिमिट भी याद रखना, 100 मिलीलीटर 100 ml कब, प्रत्येक बुधवार को मीठा सुगंधित दूध का वितरण किया जा रहा है। गर्म पके हुए भोजन में क्या क्या है, चावल, रोटी, मिक्स दाल, रसेदार व सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद व गुड़ तथा नाश्ते में रेडी टू ईट फूड का हलवा, पोहा प्रदान किया जा रहा है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक बार याद रख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो जैसा कि हमने देखा प्रत्येक बुधवार को 100 मिलीलीटर सुगंधित दूध, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन का कच्ची सामग्री चावल को छोड़कर प्रदान किया जा रहा है। किसके द्वारा? महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा? महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन का प्रदान। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 19,078 महिला स्व सहायता समूह द्वारा नाश्ता व गर्म भोजन का प्रदान किया जा रहा है। अब ये आंकड़े शायद ही पूछे जाएं, आपको ये याद रखना है कि नाश्ता और गर्म पके हुए भोजन का जो वितरण है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है? महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। अब अगला है 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे जो हैं तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाएं, उनको क्या लाभ दिया जा रहा है? टेक होम राशन के अंतर्गत, ऐसे राशन जिसको घर लेकर दिया जा सकता है, ले जाने है ना, टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड का प्रदान किया जा रहा है। अब इसमें आपको अच्छे से याद रखना है कि सामान्य बच्चों को और कुपोषित बच्चों को कितना प्रतिदिन रेडी टू फूड दिया जा रहा है। तो 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम, यहाँ पे आप याद रखेंगे 6 माह से 3 साल के बच्चों को, जो कि सामान्य है, 125 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर वो सामान्य नहीं है, गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, 6 माह से 3 वर्ष आयु के अगर गंभीर कुपोषित बच्चे हैं तो उनको 200 ग्राम 6 माह से
3 ईयर और वो गंभीर कुपोषित हैं। ऐसे एक चार्ट टाइप का बना लेना ताकि आपको अच्छे से याद रहे। गंभीर कुपोषित हैं तो इनको सामान्य को 125 ग्राम, तो इनको 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन। और प्रतिदिन में आपको याद रखना है सप्ताह में 6 दिवस, ठीक है। कोई भी एक दिन आप, जैसे संडे छुट्टी है तो उस तरह से याद रख लो, सप्ताह में 6 दिवस प्रदाय किया जा रहा है, ठीक है। कैटेगरी कैसा है, 6 माह से 3 वर्ष। इसमें और 2 कैटेगरी याद रखना है। अगर सामान्य बच्चे हैं तो 125 ग्राम, और गंभीर कुपोषित हैं तो उनको 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन में 6 दिन प्रदाय किया जा रहा है। रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य भी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 1655 महिला स्व सहायता समूह के द्वारा रेडी टू ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 6 माह से 3 वर्ष आयु के लगभग 11.06 लाख बच्चों, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के लगभग 8.23 लाख बच्चों तथा 4.60 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को इस प्रकार लगभग कुल 23.87 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। फिर अगला है किशोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोषण आहार योजना। प्रदेश के समस्त जिलों में किशोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोषण आहार योजना संचालित है। सारे जिलों में संचालित है, ठीक है। किशोरी बालिकाओं में कुपोषण चक्र को तोड़ने के लिए गुणवत्ता पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब ये एज लिमिट याद रख लेना, 11 वर्ष से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को, ठीक है, 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट फूड का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। तो जो भी रेडी टू ईट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, उसका प्रदाय महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से ही किया जा रहा है। वर्तमान में किशोरी बालिका योजना अंतर्गत 16,101 किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है। किशोरी बालिका योजना अंतर्गत होने वाले व्यय का 50% क्रमशः भारत सरकार और 50% क्रमशः राज्य सरकार वहन कर रहा है। तो जितना भी खर्चा हो रहा है उसमें शेयरिंग 50-50% है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और 50% जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है, और 50% जो है राज्य सरकार व्यय कर रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही हम थ्योरी पढ़ेंगे, और आज जितना भी हमने थ्योरी डिस्कस किया उससे संबंधित हम अब एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहले हम वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जैसे आज जो भी टॉपिक हमने पढ़ा उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस जो है आए थे। उसके बाद कुछ हमने क्वेश्चंस बनाए हैं क्लास से रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ICDS योजना की मॉनिटरिंग समिति का गठन निम्न में से किन स्तरों में किया जाता है। तो हमने देखा था राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी, और आंगनबाड़ी स्तर पर भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है, ICDS योजना के अंतर्गत अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित आयु समूह के लिए है। तो हमने देखा था 3 से 6 वर्ष, आंगनबाड़ी बच्चे कब जाते हैं, 3 से 6 वर्ष तक ही जाते हैं, ठीक है। ICDS योजना के अंतर्गत पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा कितने वर्ष के आयु समूह की महिलाओं के लिए प्रावधानित है। तो हमने देखा था 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन है जो पिछले बार महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में आए थे। ICDS योजना में पूरक कार्यवाही हेतु भारत सरकार की सहयोगी संस्था कौन है। तो इसका ऑप्शन जो ए है याद रखना, संयुक्त राष्ट्र बाल आपात नीति यूनिसेफ जो है इसका सही जवाब होगा। नए राज्य बनने के पश्चात इस राज्य में ICDS योजना सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ की गई। तो हमने देखा बस्तर में जो है ये योजना पहले प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई। तो हमने देखा 2 अक्टूबर, आप याद रख लेना महात्मा गांधी से, और आपको याद रखना है 1975। ऑप्शन बी सही जवाब है। समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत लाभार्थी हैं। तो समेकित बाल विकास योजना जो है
मतलब जो ICDS योजना है इसके लाभार्थी गर्भवती महिलाएं भी हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी हैं और 6 वर्ष से आयु तक के बच्चे हैं। मतलब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है ICDS योजना के ज़्यादातर कार्यान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है। हमने देखा था और इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, आंगनबाड़ी के माध्यम से ज़्यादातर कार्यक्रम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया छत्तीसगढ़ में? 24 मार्च 2001 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 18 अन्य सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमने देखा था 3 वर्ष का होता है। वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने आंगनबाड़ी केंद्र जो है संचालित हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 46,660। और यहाँ पे हम देखते हैं 19-20 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाल विकास परियोजना कितने संचालित हैं? इसमें ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 220। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अनिला भेड़िया। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 6 माह ये ठीक है, 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को ICDS योजना के अंतर्गत प्रतिदिन कितने ग्राम रेडी टू ईट प्रदाय किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 200 ग्राम। सामान्य बच्चों को हमने देखा था 125 ग्राम और अगर वो गंभीर कुपोषित हैं तो उनको 200 ग्राम प्रतिदिन रेडी टू ईट प्रदाय किया जाना है और प्रतिदिन में भी हमने देखा था 6 दिवस। 11वां क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक के शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट फूड प्रदाय किया जाता है? ऑप्शन इसका सही जवाब होगा बी, 11 से लेकर 14 वर्ष तक के किशोरी शाला त्यागी बालिकाओं को। अब जो भी किशोरी शाला त्यागी बालिकाएं हैं उनको ये जो रेडी टू ईट फूड प्रदाय है वो किसके माध्यम से किया जाता है? तो हमने देखा था रेडी टू ईट फूड प्रदाय जो है सभी जगह जो है वो स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये इसका डेमो वीडियो था। अगर आपको डेमो पसंद आया तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन कैसे करना है उसका एक अलग ट्यूटोरियल वीडियो हम जल्द ही यूट्यूब पर डाल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आया तो वीडियो को आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।